हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम लोग एज सच कोई एल्गोरिदम नहीं देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, जब हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कोई टर्मिनेटर जैसा रोबोट जो दुनिया तबाह कर देगा, या फिर आयरन मैन जैसा एक हेल्पफुल रोबोट जो आपके घर के कामों में हेल्प करेगा? एक्चुअली एआई इतना कुछ फ्यूचरिस्टिक है नहीं। रैदर एआई 1940 से एग्जिस्ट कर रहा है, एंड आज के टाइम पे तो एआई का काफ़ी सारा एप्लीकेशंस हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो मशीन लर्निंग को अच्छी अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग को एक नज़र इसके हिस्ट्री पे डालना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा गाइस, 1940 से एआई एग्जिस्ट कर रहा था, बट एक्चुअल उसको ट्रैक्शन 1950 से मिला। 1950 में काफ़ी सारा फंडिंग आया, काफ़ी सारा रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, एंड इसके पीछे यही रीज़न था कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिस किए। उन्होंने कहा कि एआई से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एआई से हम लोग वैसा कर सकते हैं, एंड इसकी वजह से जो क्लाइंट्स थे उनके भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड मीडिया ने भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो एक्चुअली एआई के अराउंड एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो गया, तो इससे फंड्स ज़्यादा आने लगे। तो ये टाइम पे एक परसेप्ट्रॉन करके एक मॉडल एग्जिस्ट करता था, एंड सिमिलरली मशीन ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता था। तो गाइज 1954 में यूएस गवर्नमेंट ने भी मशीन ट्रांसलेशन में इन्वेस्टमेंट किया था रशियन डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने के लिए, बट वो प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि जो मॉडल बनता है वो इनएक्यूरेट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। 1969 में एक बुक रिलीज होता है जिसका नाम रहता है परसेप्ट्रॉन्स। इसमें परसेप्ट्रॉन्स के लिमिटेशंस हाईलाइट किए रहते हैं। तो इसकी वजह से जो रिसर्चर्स पे जो ट्रस्ट था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट था, वो कम होने लगता है, बिकॉज अभी एआई के लिमिटेशन सामने आने लगते हैं। एंड इसका टिपिंग पॉइंट आता है 1974 में, जब एआई का जो हाइप था वो पूरी तरह बर्स्ट हो जाता है। एंड इसके पीछे रीजन था लाइट हिल रिपोर्ट का। तो लाइट हिल रिपोर्ट में गाइज ऐसा मेंशन रहता है कि एआई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड वो सिर्फ टॉय प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यूजफुल है। 1974 से चालू होता है एआई विंटर, जिसे हम लोग आज जानते हैं फर्स्ट एआई विंटर के नाम से। तो फर्स्ट एआई विंटर में पूरी तरह डेवलपमेंट, रिसर्च एंड फंडिंग पूरी तरह स्टॉप हो जाता है। 1980s में इसको थोड़ा बहुत वापस फंडिंग मिलना स्टार्ट होता है, बिकॉज एक्सपर्ट सिस्टम्स ऐसा मशीन्स रहता है जो लिस्प लैंग्वेज के लिए ऑप्टिमाइज रहता है। लिस्प एक ऐसा लैंग्वेज था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत यूज होता था। यही टाइम पे इफ देन कंडीशंस का भी इंट्रोडक्शन होता है, सो दैट ह्यूमन लेवल डिसीजन मेकिंग वो कर पाए। 1987 में जापानीज मिनिस्ट्री ने एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट किया रहता है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता था कि वो कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, इमेज इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन लाइक रीजनिंग इस कंप्यूटर से पॉसिबल होगा, बट जल्दी ही ये प्रोजेक्ट भी फेल हो जाता है। यही टाइम पे आईबीएम एंड एप्पल खुद के मशीन्स लॉन्च करते हैं जो लिस्प लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं एंड एक्सपर्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा चीप रहते हैं। तो इसकी वजह से 1987 में सेकेंड एआई विंटर चालू होता है। ये टाइम पे भी फंडिंग बहुत कम हो जाता है। 1993 में गाइज फिर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। तब से लेके अभी तक थर्ड एआई विंटर नहीं आया, एंड पॉसिबली कभी आएगा भी नहीं। इसके पीछे मेजरली दो रीजंस हैं। 1993 तक कंप्यूटेशनल पावर बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ था वो था 1990 में। इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट का जन्म होता है। जैसे ही इंटरनेट आता है, जो डेटा क्रिएशन का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है, एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंप्यूटेशनल पावर एंड दूसरा मतलब डेटा। तो ये दोनों चीज आज वाइडली अवेलेबल है। आज के पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा हर दिन जनरेट कर रहे हैं। क्विंटिलियन मतलब 2.5 के आगे 18 जीरोज, 18 जीरोज। इतना डेटा हम लोग आज एक दिन में जनरेट करते हैं। गाइज, ये था हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको थोड़ा और जानना है तो मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा। तो गाइज, आज के पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करें तो सबसे रिसेंट एप्लीकेशन सबको मालूम रहेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये न्यूज़ में भी आपने बहुत बार सुना रहेगा। बट
एक बेसिक एप्लीकेशन जो सबने एक्सपीरियंस किया रहेगा वो है ईमेल का स्पैम फिल्टर। सबके पास अगर ईमेल का अकाउंट है तो उन्होंने देखा रहेगा एक स्पैम फोल्डर क्रिएटेड रहता है एंड इसमें कुछ स्पैम ईमेल्स जाते रहता है। आप उसको मैन्युअली नहीं डालते हो फिर भी उसमें कुछ ईमेल्स जाते रहता है। इसके पीछे मशीन लर्निंग का काम रहता है। गाइज अगर आपने जीमेल यूज किया रहेगा तो आपने जीमेल में देखा रहेगा कि स्पैम रहता है, प्रमोशनल रहता है एंड सोशल भी रहता है। इस कैटेगरीज में ऑटोमेटिक जीमेल आपके ईमेल्स सॉर्ट करते रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स जो रहता है वही आपके इनबॉक्स में आता है, बाकी सारे ईमेल्स ये 3 फोल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये एप्लीकेशन भी मशीन लर्निंग का ही है। एक दूसरा एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं यूट्यूब का। तो यूट्यूब में अगर गाइज आपने देखा रहेगा कि जो चैनल पे आपके होम पेज पे जो फीड आता है वो हर बंदे के लिए अलग अलग रहता है। अगर आप देखोगे तो आपके फ़ोन में आपके यूट्यूब के होम स्क्रीन पे जो वीडियोस हैं वो आपके फ्रेंड के फ़ोन के होम स्क्रीन पे नहीं रहेंगे। एंड इसके पीछे यही रीज़न है कि यूट्यूब हर हर पर्सन को अलग अलग वीडियो सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन देयर सब्सक्रिप्शंस, देयर सर्च हिस्ट्री एंड उनका जो भी प्रेफरेंसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। एंड इसे कहते हैं रिकमेंडर सिस्टम्स एंड ये भी मशीन लर्निंग का ही एप्लीकेशन है। एक थर्ड सिनारियो कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारा बायर्स आपके साइट पे आता है, कुछ चीज़ें परचेस करते हैं, चेकआउट करके निकल जाते हैं। अगर आप उनका डेटा यूज कर सकते हो जैसे कि उनका जेंडर क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, कितना अमाउंट ऑफ स्पेंड किया उन्होंने, हर बार आपके साइट पे कितनी बार विजिट करते हैं, तो ये सारा डेटा जो आपके पास कैप्चर हो रहा है तो इसका यूज करके आप इस डेटा में से आप कस्टमर के ऐसे ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकोगे जिसको आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टारगेट कर पाओगे। ये चीज पॉसिबल रहता है डेटा माइनिंग से। डेटा माइनिंग भी मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन है। डेटा माइनिंग में हम लोग बेसिकली डेटा में से इनसाइट्स फाइंड आउट करते हैं एंड ये इनसाइट्स हम लोग को बिजनेस एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो गाइज अगर मशीन लर्निंग हम लोग डिफाइन करें तो मशीन लर्निंग क्या है। अर्थर सैमुअल ने 1959 में एक मशीन लर्निंग का डेफिनेशन दिया था। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि हम लोग मशीन लर्निंग के टाइम पे या फिर जब हम लोग कोई मॉडल ट्रेन करते हैं वो टाइम पे हम लोग एक्सप्लिसिटली मॉडल को ये नहीं बताते कि उसको करना क्या है। हम लोग जस्ट उसको एक ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड इसके बेसिस पे मॉडल खुद लर्न करता है कि इसको कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा। तो ये वो खुद लर्न करता है। ये एबिलिटी हम लोग देते हैं बेसिस ऑन डेटा। तो गाइज अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। उसमें से एक चीज़ है मशीन लर्निंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है एंड मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट है जिसे कहा जाता है डीप लर्निंग। तो ये भी एक एरिया है मशीन लर्निंग के अंदर जहाँ पे थोड़ा अलग काइंड ऑफ मॉडल्स यूज होता है। तो गाइज ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई थिंक ये इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा टू लर्न मोर अबाउट मशीन लर्निंग। तो हम लोग आगे के वीडियोस में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि मशीन लर्निंग का एप्लीकेशंस क्या क्या एरियाज में होता है एंड क्या क्या टाइप का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रहता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।